never ever too much sad over failure, and also never ever too much delighted over success, because failure and success are part of our life. One should always try to be in equilibrium. That means neither too sad nor too much happy. If you are failure in your life, do not stop for being failure. Always try and try to labor hard until the success is to be achieved. If you are success in your life, never too much delighted or never too much boasted over it. So with this word we started our today lecture. In this lecture I am going to start a fresh new chapter, and the chapter name is chapter number 10, coordinate geometry for standard 11. जी हाँ स्टूडेंट, कभी भी आप जो है विफलता पाकर आप काफी दुख मत में रहिए और कभी भी आप सफलता पाकर काफी जो है आप खुश भी ना रहिए, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि जो है सफलता और असफलता हमारा जीवन का अंग है। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप बीच में बने रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में बने रहे, ना ही आप ज्यादा दुख में रहिए और ना ही ज्यादा आप जो है खुशी में रहिए। अगर पॉसिबल है तो आप अपने आप को हमेशा खुश रखें हर एक तरीके से, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका ये जो है आपकी माइंड को जो है कैपेसिटी को बढ़ाता है। अगर कोई आदमी हमेशा खुश रहता है तो उसके जो है माइंड का जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऑलवेज ट्राई टू बी इन हैप्पी मोड, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कैसा भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, उसमें आप अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति आपका शुरू हो गया है और मैं इसका नाम दूंगा आपका प्री कैलकुलस क्लासेस। प्री कैलकुलस क्लासेस क्यों स्टूडेंट? क्योंकि अगर आपको कैलकुलस को समझना है अच्छे से उसको आपको ऊपर पकड़ बनानी है तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 2D यानी कि 2 विमीय और साथ में 3 विमीय यानी कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आपको जानकारी अच्छे से होना चाहिए। कैलकुलस का जानकारी आपको जो है कैलकुलस को समझने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको बहुत सारी बेसिक बातें बताऊंगा। इस वीडियो में आप बने रहिएगा, इस सेक्शन में पूरे बने रहिएगा। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड मैं आपको बहुत सी बेसिक बातें, बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। पहले भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, पहले हम लोग 10th लेवल तक जो है ज्योमेट्री को पढ़ते थे। सिंपल ज्योमेट्री, लाइन जो कि लाइन और पॉइंट से शुरू होती है, उसमें आपका ट्रायंगल आ गया, एंगल आ गया, लाइन सेगमेंट आ गया, सर्कल आ गया, ये सब आ गया। बट आगे चल के ज्योमेट्री को हम लोग में अलजेब्रा भी इंट्रोड्यूस हो गया, अलजेब्रा भी आ गया। तो अब ज्योमेट्री को हमने अलजेब्रा के माध्यम से पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब ज्योमेट्री में अलजेब्रा का यूज होने लगा तो उस समय उसी को हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कि एनालिटिकल ज्योमेट्री। और जब कोऑर्डिनेट आपका जब ज्योमेट्री में अलजेब्रा का एंट्री आ गया तो अलजेब्रा और आपका ज्योमेट्री मिलके ये बहुत ही आसान बना दिया ज्योमेट्री को समझने में, और इसको और भी बहुत सारे फील्ड में इसका इस्तेमाल होने लगा। मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होने लगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो आगे आप देखेंगे कि कहां कहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। कैलकुलस में भी बहुत जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखिए, आपका ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट, आप ज्योमेट्री किसको कहते हैं? जब ज्योमेट्री में अलजेब्रा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी ज्योमेट्री को जब अलजेब्रिकली माध्यम से हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
और इसका खोज सबसे पहले फ्रेंच मैथमेटिशियन आपका रेन डिकार्टे नामक मैथमेटिशियन ने किया। ठीक है, तो चलिए देखिए उसमें उन्होंने क्या जो है परिकल्पना की, उन्होंने क्या जो अपना थॉट है, क्या उसके ऊपर अपना विचार रखा, वो मैं आपको बता रहा हूं। रेन डिकार्ट्स में उन्होंने सबसे पहले देखा कि कोई पॉइंट है किसी आपके प्लेन में, प्लेन आपका ये बोर्ड का जो है सरफेस क्या है, प्लेन है। ठीक है, आपका एकदम स्मूथ सरफेस है, इसमें ये हमारा प्लेन है। तो किसी प्लेन में किसी पॉइंट का जो है पोजीशन किस तरह से निर्धारण कर सकते हैं, इसी के क्रम में उन्होंने उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा खोज हो गया। अब आपको प्लेन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि प्लेन क्या है। तो प्लेन आपका एक फ्लैट सरफेस हो गया, जैसे कि आपका ये बोर्ड का सरफेस हो गया, ये हमारा प्लेन हो गया। पेज, कॉपी का पेज भी हमारा क्या हो गया, ऊपर से आप देख सकते हो वो हमारा प्लेन हो गया। आप कॉपी के पेज को हम लोग प्लेन मान सकते हैं, क्योंकि प्लेन उसका थिकनेस काफी कम होता है, नेग्जिबल होगा, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो समझने के लिए आपका पिक्चर को दिमाग में पिक्चर बन जाए प्लेन का, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप इस पेज को एज ए प्लेन कंसीडर कर सकते हो। इसमें थिकनेस है, थोड़ा बहुत है, नेग्जिबल है, उसको आप नेग्लेक्ट करते हो, बट इसको आप समझने के लिए, विजुलाइज करने के लिए इसको आप प्लेन मान सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन क्या होता है हमारा, 2D होता है, दो विमीय होता है, जिसमें लेंथ और केवल ब्रेथ होता है, उसमें थिकनेस नहीं होता है। पेज को मैं थिकनेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए प्लेन को किस तरह से दर्शाया जा सकता है ज्योमेट्रिकली, इस तरह से, और इसको हम लोग चारों तरफ से एक्सपेंड कर सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ खींच सकते हैं। इस तरह से हम लोग प्लेन का जो है निरूपण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको चारों तरफ से हम लोग इधर उधर फैला सकते हैं, बट इसको हम लोग इस तरह से इसका क्या करते हैं, आपका इसको दर्शा सकते हैं। प्लेन को इस तरह से दर्शाया जाता है, इस तरह से जो है उसका सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से दिया जाता है कि ये प्लेन हो गया। और आगे जाके आप देखेंगे कि 3 जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट से भी एक हमारा प्लेन जो है बन सकता है आगे की स्टडी में। इस तरह से जनरली हम लोग प्लेन को दर्शाते हैं। इसका नाम भी आपका एल एम, ठीक है, इस तरह से रख सकते हैं, या तो एल या तो एम, कोई भी नाम। तो यहां पर एल नाम रख दिया। तो इस प्लेन में आपका समझो ये पूरा आपका, इस पूरे बोर्ड को भी हम प्लेन मान सकते हैं, इसको पूरा एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये पूरे बोर्ड को प्लेन मान सकते हैं। तो इस प्लेन में जो कि हमारा 2D है, कोई बिंदु है जिसका हमको निर्धारण करना है, जिसका पोजीशन को हम लोग को फिक्स करना है। ठीक है, कॉपी में भी आप डॉट ले सकते हैं, तो उधर आपका नीचे से कितना दूरी पे है और इस साइड से कितना दूरी पे है, तभी तो निर्धारण हो सकता है। किसी इधर से हमारा डिस्टेंस हमने बता दिया इसका, तो हम एग्जैक्ट इसका नहीं पहुंच पाएंगे, हमको इधर से भी इसका निर्धारण करना पड़ेगा और इस साइड से भी इसका निर्धारण करना पड़ेगा कितना दूर है, तभी हम कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया आपका हमारा रेन डिकार्ट्स ने, इस प्लेन पे, जिसको प्लेन को बाद में नाम दिया गया कार्टेशियन प्लेन, आपके रेन डिकार्ट के सम्मान में कार्टेशियन प्लेन इसका नाम रखा गया। तो इस कार्टेशियन प्लेन में 2 आपका एक्सिस हमारा वो बनाया, जो कि एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यहां पर ये जो आपका हमारा हॉरिजॉन्टल है एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, जो कि आपका सोया हुआ है, जैसे कि आपका हॉरिजॉन्टल सोया हुआ है। जैसे मैं जमीन पे खड़ा हूं तो नीचे जमीन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर खड़ा हूं तो क्या हो, वर्टिकल खड़ा हूं ऊर्ध्वाधर। तो ये आपका हमारा क्या हो गया, वर्टिकल लाइन जो कि खड़ी है। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई और ये आपका क्षैतिज रेखा, दोनों एक दूसरे पे क्या है, आपका लंबवत क्या करते हैं, आपको इंटरसेक्ट करती है, काटती है। यहां पर जहां पर काटती है इस बिंदु को क्या कहा गया, उन्होंने कहा इसको हमारा ऑरिजिन या फिर मूल बिंदु। हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूं, ताकि ये जो आपका हमारा इंग्लिश और हिंदी मीडियम आपका बोथ में जो लिखा हूं उसको जस्टिफाई कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं आपको जो की टर्म्स होंगे इंग्लिश वाले उसको हिंदी बताते चल रहा हूं। तो देखिए यहां पर इसको ऑरिजिन कहा गया, और इस एक्सिस को आप यहां भी बना सकते हैं, यहां पे कहीं पे भी बना सकते हैं, जहां मन वहां बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमारा पॉइंट है
यह पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो इसके हम लोग यहाँ पर भी एक्सिस को हम लोग कहीं भी दो लाइन को, सीधी लाइन को खींचना जो कि एक दूसरे को पर परपेंडिकुलर हो, वो हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हमारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका नाम होगा एक्स ओ आपका एक्स डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये आपका वाई ओ और वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखिएगा आपका एक्स ओ एक्स डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम हो गया आपका एक्स एक्सिस और वाई ओ वाई डैश का नाम हो गया आपका वाई एक्सिस। ये ला, ठीक है। तो इस तरह से आपका हमारा दो एक्सिस हो गया, आपका दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो गया एक्स ओ एक्स डैश ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस और वाई ओ वाई डैश आपका ये कोऑर्डिनेट, इस वाई एक्सिस को ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, वाई ओ वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो देखेंगे अगर यहां से इसका पोजीशन हमें पता चल जाए, मान लेते हैं एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है आपका, यहां पर हम लोग कैपिटल एक्स लेते हैं, से स्मॉल वाई डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से आपका स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। तो ये आपका हमारा एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बन गया, ये आपका रेक्टेंगुलर ए भी 90 डिग्री ए भी 90 डिग्री और अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो ये एक्स डिस्टेंस है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो यहाँ पर हमारा वाई हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट का नाम आप पी रख सकते हो। तो इस पी पॉइंट का जो है दूरी आपका वाई एक्सिस से एक्स है और एक्स एक्सिस से क्या है वाई। तो एक वाई एक्सिस से जो दूरी होगी आपका पी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं एब्सिसा, जिसको हिंदी में कहते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में भुज, एब्सिसा को। और वाई क्या है, वाई जो है आपका हमारा इस पी बिंदु का एक्स एक्सिस से दूरी है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका कोटि। तो यहां पर हम लोग एब्सिसा क्या है आपका, हम देख सकते हैं वाई एक्स से आपका पी पॉइंट की दूरी, एब्सिसा किसको बोलते हैं, वाई आपका अक्ष से पी बिंदु की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं एब्सिसा, यानी कि भुज कहते हैं। और ऑर्डिनेट किसके कहते हैं, आपका एक्स अक्ष से पी बिंदु की दूरी, ठीक है। तो देखिए अब आपका एक्स और वाई का मान लेके आपको यहां पर दिखा दे रहे हैं। मान लेते हैं यहां पर इस पॉइंट का लोकेशन 3 और 5 है। तो 3 का मतलब है कि ये वाई एक्स से 3 यूनिट दूरी पे है ये पॉइंट, और 5 का मतलब है कि ये बिंदु जो है एक अक्ष से कितना है 5 यूनिट की दूरी पे है। यूनिट इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें हम लोग मीटर या सेंटीमीटर वो कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है, जनरल सा है। तो इस तरह से हम लोग यहां पर 3 को क्या कहेंगे एब्सिसा, 3 को एब्सिसा और 5 को क्या कहेंगे ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिला के क्या मिलता है हमारा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिला के क्या मिलता है, किसी पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स एक्सिस से उसकी दूरी और वाई एक्सिस से उसकी दूरी। पहले आपका वाई एक्सिस से दूरी कितना हो देखेंगे और फिर एक्स एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है ये देखेंगे किसी पॉइंट। तो इस तरह से इस पी पॉइंट का निर्धारण आपका हो जाएगा, आपको एकदम वहीं पर पहुंचिएगा कि एक्स एक्सिस से आपका दूरी 5 यूनिट पे है और वाई एक्सिस से 3 यूनिट पे है। इधर से 5 यूनिट जाना है, इधर से 3 यूनिट जाना है, आप पी पे पहुंच जाएंगे, पता है एकदम पी एक हो गया आपका, हमारा उसका कोऑर्डिनेट पता है तो उसका पता हो गया, उसका लोकेशन एग्जैक्ट पहुंच जाएंगे वहां पे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी मजेदार है। आपने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, तो वही मैं आपको 9th और 10th का ही चीज बता रहा हूं। अभी मैं आपको जो 11th में क्या पढ़ना है उसके आगे का कहानी पढ़ना है इसके, तो मैं अभी 10th वाला ही लेवल बता रहा हूं। अब देखिएगा कि इस पॉइंट का पी का जो है डिस्टेंस, आप यहां से 0 पॉइंट से इसका कितना डिस्टेंस होगा, ओ से पी का जो डिस्टेंस होगा वो भी निकाल सकते हैं। 10th क्लास में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा, उसका प्रूफ भी पढ़ा। तो ऑरिजिन से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकाल सकते हैं आराम से, या इस पी पॉइंट का डिस्टेंस किसी पॉइंट क्यू से भी आपके पी और क्यू के बीच का भी कितना डिस्टेंस है, पी और क्यू का आपको हमें कोऑर्डिनेट पता है तो हमें मालूम हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो देखिए आपने जो है
आप तक ये 10th में पढ़ा। और ये देखिए इस आपको इस प्लेन को आप एक्स वाई प्लेन भी कर सकते हैं या फिर आप कार्टेशियन प्लेन कर सकते हैं। और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस भी कहा जाता है या रेक्टेंगुलर आपका एक्सिस भी कहा जाता है। ज्यादा पॉपुलर है आपका कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। चलिए, तो ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। अब आप देख सकते हो क्या इसमें, जब दो हम लोग एक्सिस खींचते हैं परपेंडिकुलर से, तो ये हमारा ऑरिजिन होता है, तो आप पता है। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें 4 क्वाड्रेंट, ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, और ये हमारा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए आपका साइन भी आपको पता होगा 10th में, ये आपका पॉजिटिव के राइट साइड में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या, और जीरो के आपके लेफ्ट साइड में क्या लेते हैं, निगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या। और जीरो के आपके अप साइड में क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या, और जीरो के आपके डाउन साइड में क्या लेते हैं, आपका नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या। तो 10th में आपने ये सब चीजें जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो देखिए मैं आपको जो है यहां पर नंबर ले रहा हूं, ये आपका जीरो है ऑरिजिन, यहां पर आप लोग पॉजिटिव नंबर लेते हैं, तो 1 2 3, इस साइड में आपका जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 और भी आप ले सकते हो। जीरो के अप साइड में आपका पॉजिटिव नंबर, तो 1 2 और भी संख्या ले सकते हैं। जीरो के डाउन में लेंगे तो आपका हमारा -1, आपका -2, इसके बीच का भी कोई नंबर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम लोग लेते हैं। आप देख सकते हो इसमें आप, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा क्या आता है, एक्स एक्सिस कहलाता है, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स ओ एक्स डैश। और ये आपका वर्टिकल लाइन जो है आपका वाई एक्सिस कहलाता है, इसको लिखते हैं हम लोग वाई ओ आपका वाई डैश, कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आपका 1 का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, आपका 1 और 0 है। आपका 2 का भी कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो 2 और 0 है। 3 का भी कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो 3 और 0 है। इस साइड में भी आप देख सकते हो -1 का कोऑर्डिनेट आपका -1 0 होगा, -2 का आपका -2 और 0। आप इसका कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, 1 का क्या कोऑर्डिनेट होगा, 0, 1। 2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 2। इसके डाउन में हम लोग देख सकते हैं इसका -1 का कोऑर्डिनेट 0, -1, -2 का 0, आपका -2। ठीक, तो अब हम देख सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि 1 और 0 कहां पर होगा, तो आपको कहना है एक्स एक्सिस। 10th में पढ़ा है 1, 0 कहां पर जाएगा, एक्स एक्सिस पे। 2, 0 आपके एक्स एक्सिस पे ही। -2, 0 कहां पर, आपका एक्स एक्सिस पे। और अगर कोई आपसे कहे कि 0, 2 कहां पर जाएगा, आपका हमारा वाई एक्सिस पे। देख सकते हो 2 को हम लोग 0, 2 लिख सकते हैं। या फिर -1 का 0, -1 कहां जाएगा, आपका वाई एक्सिस पे ही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हमारा ऑर्डिनेट क्या है, आपका 0 है। आपका ये अब्सिसा और ये ऑर्डिनेट होता है, तो यहां पर हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमारा ऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो, वाई एक्सिस पे आपका हमारा अब्सिसा क्या है, 0 है। तो यहां पर हम देख सकते हैं वाई एक्सिस पे अब्सिसा उसकी वैल्यू क्या है, हमारा 0। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस का आपका ऑर्डिनेट हमारा यहां पर एक्स एक्सिस का ऑर्डिनेट इक्वल टू आपका वाई एक्सिस का एब्सिसा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, आपका हमारा 0 के इक्वल होगा। देखिए
तो इस तरह से आपने देखा। और एक्स एक्सिस का आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन आपका हमारा हो जाएगा y इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर y इक्वल टू जीरो सब में। और y एक्सिस का आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल x इक्वल टू आपका जीरो। इसमें स्मॉल x x की जगह प्लस में आपका हमारा जीरो है, तो y एक्सिस का इक्वेशन स्मॉल x इक्वल टू जीरो, और आपका x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू जीरो। यहाँ पर y की वैल्यू आपका जीरो दिख रहा है, और इसमें आपका x की वैल्यू आपको जीरो दिख रहा है, x के प्लस में आपका जीरो है। तो ये सब चीजें आपने तो 10th में भी पढ़ा है, बस अभी 10th का ही मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए और भी बहुत सारा चीज है इसके अलावा। यहां पर अगर कोई आपसे पूछे कि 3 और 4, पॉइंट 3 और 4 कहां पर जाएगा, ये 3 और आपका पॉइंट 4, जो इस पॉइंट पी का नाम लेते हैं पी, इसका कोऑर्डिनेट आपका 3 और 4 कहां पर जाएगा, आपका हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों हमारा पॉजिटिव है। आपका जो हमारा यहां से इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ पर हम पॉपुलर खींच सकते हैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस से 3 यूनिट पे दूरी है, और आपका एक्स एक्सिस पे आपका जो है 4 यूनिट है। यहां से यहां तक आपका 4 यूनिट है। यहाँ भी आपका हमारा रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 है, यहाँ 4 है। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट भी देख के बता सकते हैं कि इस पॉइंट का जो है पी का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है 3, और आपका एक्स एक्सिस से कितना दूरी है 4। इस तरह से इस पी पॉइंट का हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट 3 और 4। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने क्या पॉइंट लेंगे, यहाँ पर 3, और वाई एक्सिस पे यहाँ पर क्या पॉइंट लेंगे 4। आपका हमारा कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक्स देखते हैं, तो एक्स के प्लेस में क्या है 3, और आपके वाई के प्लेस में क्या है यहाँ पर आपका हमारा 4, 3,4। तो इसका 3,4 का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस से ये पी पॉइंट जो है 3 यूनिट से दूरी है, और एक्स एक्सिस पे आपका 4 यूनिट दूरी है। इस तरह से एक्स से हमने दूरी निर्धारित कर लिया, वाई से भी दूरी निर्धारित किया, तो ये पी हम लोग पहुंच जाएंगे, पी पे ही पहुंच जाएंगे। तो चलिए आपको पॉइंट दिया है, तो कहां पर आपका किस क्वाड्रेंट में होगा, 3 4 आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है। और उसके बाद -3 और 4, -3,4 कहां जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स क्या होता है हमारा नेगेटिव और वाई आपका पॉजिटिव, इसलिए माइनस और प्लस कहां जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और दोनों माइनस होगा, -3 और -4, तो आपको हमारा वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि एक्स आपका नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और उसके बाद आपका हमारा देखिएगा 3, अगर -4 है तो कहां चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस पहले पॉजिटिव, एक्स एक्सिस देखते पॉजिटिव और वाई एक्सिस फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पी बिंदु का निर्धारण आपका कार्टेशियन प्लेन में हमारा होता है। और मैं आपको पी बिंदु का निर्धारण आपके एक दूसरे तरीका से भी हम कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें मैं आपको पी बिंदु का जो है निर्धारण करना सिखा रहा हूं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखिए पी बिंदु का निर्धारण तो एक कार्टेशियन प्लेन में आपने सीखा भी, अब उसको देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि आपका ध्रुवीय निकाय में हमारा पी बिंदु का निर्धारण किस तरह से होगा। ठीक है, इसके यहां पर ओ एक बिंदु लेंगे, और एक आपका फिक्स बिंदु है, यहां से हमने एक जो है रे लिया ओ एक्स आपका हमारा एक फिक्स लाइन है, और इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं से हम लोग चल रहे हैं घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, और घड़ी के इसी तरह से यहां से उठ के आए, मान ले यहां पर हम लोग पी बिंदु पे आए, तो यहां से हम लोग कितना मान लेते हैं एंगल चले, थीटा डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में।
और O से P का जो डिस्टेंस है वो मानते हैं R है। तब हमारा P बिंदु का जो निर्धारण होगा R कॉमा आपका हमारा थीटा हो जाएगा। और O जो बिंदु है वो उसको हम लोग बोलेंगे आपका, O पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल। O पॉइंट का हमारा जो है वो पोल बोलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा O से P R जो होगा वो R क्या है, O से P हमारा R जो है वो आपका रेडियस वेक्टर है। तो ये हमारा जो है प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन हम लोग साइन क्या लेंगे, जो वो प्लस लेंगे। आर का जो साइन हमेशा हमारा क्या लेंगे, हम लोग प्लस लेंगे। ठीक है। और इस थीटा का साइन जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग लेंगे। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज तो क्या होगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से लेंगे एंगल, तो क्या होगा, थीटा का साइन हम लोग जो है ऋणात्मक यानी कि निगेटिव साइन लेंगे। ठीक है। तो चलिए आपको मैं अब जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपका कार्टेशियन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें आपको रिलेशन बता दूं। ठीक है। आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी बिंदु का निर्धारण किस तरह से करते हैं, आपने यहां देखा। पी बिंदु का निर्धारण आर कॉमा थीटा। आर क्या है, आपका रेडियस वेक्टर है, और थीटा जो है आपका हमारा कितना डिग्री हमने पी तक गया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के पी का आने पे, यही आपका हमारा लाइन, यही से हम लोग घूम रहे हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री घूमे। ठीक है। तो इस तरह से पी का जो हमारा निर्धारण होगा कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा हो जाएगा। अब देखिए आगे आप देखेंगे हमारा रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट आपका हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच हम संबंध आपको बता रहे हैं। इसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एक्स वाई ऑरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स ओ आपका एक्स डैश, और ये आपका वाई ओ आपका हमारा वाई डैश। तो ये जो पॉइंट ओ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑरिजिन। तो ओ से हमने ने एक पी बिंदु यहां पर लिया है, ओ से पी बिंदु, और इस ओ एक्सिस से हम लोग यहां पर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, पी बिंदु पे आ गए हैं, ये हमारा थीटा है। तो देखिएगा ओ हमारा ऑरिजिन भी है, और ओ हमारा यहां पर इसको हम लोग पोल भी ले सकते हैं। यहां पर पोल और ऑरिजिन दोनों हमारा सेम है, कोइंसाइड है ओ पॉइंट पे, ऑरिजिन और पोल देख सकते हैं ओ से। और इस पी बिंदु का हम लोग कोऑर्डिनेट देख सकते हैं। पी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा आपका स्मॉल एक्स और वाई मान लेते हैं। स्मॉल एक्स आपका हमारा एक्स वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे, और एक्स एक्सिस से आपका हमारा वाई डिस्टेंस। ठीक है। यहां पर आपका हो जाएगा ये एक्स, और यहां पर आपका हमारा ये पॉइंट ये जो होगा वाई। ठीक है। आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब देखिएगा जिसका मतलब है आपका वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, और एक्स एक्सिस से आपका वाई डिस्टेंस पे है। तो अब हम देखते हैं ओ से पी का जो डिस्टेंस है आपका हमारा आर, तो इसका एक और हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी पॉइंट का आपका हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में आपका आर कॉमा थीटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये इसके बीच का आपका हमारा एंगल थीटा। तो देखिएगा इसके बीच हमारा क्या रिलेशन है, देख सकते हैं यहां पर हमारा एंगल है ये 90 डिग्री बन रहा है, यहां से हम परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, ये जो लाइन परपेंडिकुलर खींचा गया है। तो इस एंगल में एंगल ट्रायंगल हमारा आपका ओ, और ये आपका हमारा P, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे आपका हमारा Q। तो O आपका Q और P में, ट्रायंगल O Q और P में आपका Q 90 है। इस एंगल को हम लोग साइन में मेजर करते हैं।
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी क्यू, जिसका मान है वाई, और हाइपोटेनस क्या है? आपका आर। तो यहां से देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा वाई बटा में आर, यानी कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमें आर की वैल्यू मालूम हो जाए और थीटा की वैल्यू मिल जाए तो हमें वाई क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आगे और देखिए यहाँ पर थीटा को फिर हम लोग नापेंगे कॉस थीटा में, कॉस में, तो बी बाई एच होता है कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, बी क्या है? आपका हमारा बेस यहां से यहां तक, जिसमें आपका यहां से यहां तक दूरी है हमारा एक्स, यहां से यहां तक की दूरी एक्स है, यहाँ एक्स है तो ये भी एक्स होगा, रेक्टेंगुलर सिस्टम है। तो बेस है आपका एक्स और हाइपोटेनस है आर। हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहां से हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से x इक्वल टू क्या होगा? आर कॉस थीटा, यानी कि x की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी? आर, और थीटा की वैल्यू अगर मालूम हो जाए तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें यहां से r और थीटा दिया है तो हम लोग जो है हम लोग x और ये y कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, r और थीटा दिया रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप एक रिलेशन दिख रहा है, x और y क्या है? आपका कार्टेशियन सिस्टम है, और r और थीटा क्या है? आपका हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है r थीटा। x और y हमेशा क्या आएगा? कार्टेशियन सिस्टम में, और r और थीटा कहां आएगा? आपका हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसके बीच आपका रिलेशन आ गया हमारा एक, तो इन दोनों को आपको नोट कर लेना है। आप देखिएगा आगे यहाँ पे r का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। r का वैल्यू हम लोग हो गया आपका ये हमारा, इसको इक्वेशन 1 ले और इक्वेशन 2। तो यहां से r का वैल्यू कैसे निकलेगा मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग आपका इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन आपका 2। इक्वेशन ये 1, इस इक्वेशन को और इस सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, तो क्या होगा आपका हमारा? यहां से लेफ्ट में वाई स्क्वायर और इसमें आपके लेफ्ट में एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट में लेफ्ट जुड़ेगा, ये इसमें ये जुट जाएगा लेफ्ट में, और राइट में आपका राइट जुटेगा। यहाँ पर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपका 1। देखिए आगे, तो हमारा साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1, तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू हमारा आर स्क्वायर इंटू 1 हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हमारा एक्स और वाई पता है, कार्टेशियन सिस्टम में एक्स और वाई का वैल्यू पता है, तो हमें आर मिल जाएगा। और थीटा कैसे मिलेगा? थीटा हमारा, यानी कि अब आपको जो है हमारा कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया रहा है, तो हम उसको क्या निकाल सकते हैं? पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म को लिख सकते हैं। आर का मान कैसे निकालेंगे? आर का मान आपका रूट अंडर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे आर का, प्लस माइनस यहां पर आएगा, लेकिन हम लोग पॉजिटिव वैल्यू डिस्टेंस, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब देखिएगा थीटा कैसे निकलेगा? थीटा हमारा ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 को हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड 2 कर लेते हैं, तो देखिए हमारा हो जाएगा 1 में है आपका आर साइन थीटा बाई आपका आर कॉस थीटा। तो यहां पर आपका हमारा राइट साइड का लिख लिया, आप लेफ्ट साइड में ये 1 का क्या हो गया? वाई, और आपका 2 का एक्स, तो वाई बाई एक्स, तो आर आर कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा? आपका हमारा टेन थीटा है।
इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई एक्स, यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स आपका y बाई एक्स। तो यहां से हम थीटा निकल लेंगे, tan इनवर्स आपका y बाई एक्स, वाई और एक्स पता होगा तो हम थीटा भी निकाल सकते हैं। अब देखिए थीटा का साइन हम लोग किस तरह से लेना है, थीटा को हम लोग किस तरह से लेना है। थीटा अगर हमारा x और y जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी पॉजिटिव है, तो थीटा क्या लेना है, देखिएगा यहां से हमारा ये है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये P पॉइंट है, ये R डिस्टेंस पे है और ये R कॉमा थीटा पे है। तो देखिएगा हमारा ये x और y हमारा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे तो हम थीटा क्या लेंगे, थीटा का जो वैल्यू होगा ये थीटा वो हमारा इक्वल होगा आपके अल्फा के। सभी साइन क्या होगा हमारा पॉजिटिव, थीटा का मान क्या होगा आपका, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 से आपका 90 के बीच, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा अल्फा। और अल्फा देखिए tan अल्फा आप कैसे निकाल सकते हैं, tan अल्फा हो जाएगा आपका हमारा मॉड में वैल्यू है y बाई एक्स और अल्फा का वैल्यू होगा आपका 0 ले लेंगे और 90 के आपके बीच कोई वैल्यू आपको अल्फा वाला वैल्यू हमारा मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपका मॉड में y बटा एक्स यहां से। अब देखिए थीटा अगर आपका हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, इस तरह से ये पॉइंट हमारा P हो गया, यहां से उससे P का डिस्टेंस R और इसका कोऑर्डिनेट हो गया R कॉमा थीटा, हमारा x और y। तो देखिएगा अगर हमारा ये P पॉइंट हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है यानी x y आपका x हमारा पॉजिटिव में है, x आपका नेगेटिव होगा, y आपका पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, x आपका नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता, तो जानते हैं। तो इस केस में हम थीटा क्या लेंगे, थीटा इस केस में हम लेंगे, सेकेंड केस है आपका हमारा थीटा इक्वल टू हमारा सेकेंड केस में लेंगे पाई माइनस आपका अल्फा, या फिर थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहां से समझना है थीटा इक्वल टू आपको क्या लेना है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एक्स और वाई आपका हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है यानी कि एक का वैल्यू आपका नेगेटिव है जिससे -2 और 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो थीटा कैसे निकालेंगे आपका पाई माइनस अल्फा या पाई प्लस अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे, tan अल्फा फॉर्मूला बताया गया मॉड में आपका y बाई एक्स उससे। तो चलिए आपका थर्ड देखिएगा, थर्ड में आपका ये सेकेंड कंडीशन हो गया, थर्ड में आपका देखिएगा यहाँ से ये वो पॉइंट है जिसको हम पोल भी कर सकते हैं, ओरिजिन भी दोनों कोइंसाइड है, और ये आपका हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा आ रहा है, यहाँ पर P पॉइंट का हो गया आपका R थीटा, ये आपका -x -y दोनों निगेटिव होगा, x और y थर्ड क्वाड्रेंट P आपका हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। इस स्थिति में हमें क्या लेना है, थीटा इक्वल टू आपका अल्फा माइनस पाई, अल्फा में से हमें पाई घटा लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां से आप देखें फोर्थ केस में क्या होगा, अगर थीटा आपका हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है इस तरह से, तो यहां से P बिंदु है आपका एक्स वाई, यहाँ पर R कॉमा थीटा, ये x आपका पॉजिटिव में रहेगा, x पॉजिटिव में होता है और y आपका हमारा क्या होगा नेगेटिव, x कॉमा माइनस वाई आपका ये x और x डैश और ये आपका y डैश, ठीक है। तो इसको हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से। तो इस तरह से हम थीटा क्या लिखेंगे, फोर्थ में आपका हमारा थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस अल्फा, या थीटा इक्वल टू आपका 2 पाई माइनस अल्फा भी ले सकते हैं, ठीक है। थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा। इस तरह से
आपने देखा कि थीटा हम लोग को क्या लेना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आपका थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के में हो, यानी कि 0 से 90 के बीच में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ होगा आपका 90 से 180 के बीच। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा की वैल्यू 180 से 270 के बीच। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका थीटा की वैल्यू जाएगी आपका थीटा जो हम लोग लेंगे, ये थीटा वो थीटा हम लोग ले लेंगे, यहाँ जो थीटा है पोलर के लिए उसका वैल्यू हम लोग ले लेंगे -पाई से लेके आपका माइनस पाई इंक्लूड रहेगा और ये पाई इंक्लूड नहीं रहेगा, तो यहाँ तक ले लेंगे, इसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। ये थीटा जो है आपका हमारा एंगल -पाई से लेके आपका पाई, ठीक है। यहाँ से हमने थीटा तो क्या किया, यहाँ से 2 पाई से हमने अल्फा को घटा दिया, ठीक है। तो चलिए अब देखें आगे क्या। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बनाता हूं, आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने सिखाएंगे और कार्टेशियन से भी फिर पोलर कोऑर्डिनेट में आपको लिखने सिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है आपका 2, 2π/3। ये पोलर पॉइंट है, किसी पोलर पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो इसको हमको कार्टेशियन में निकलना है, यानी कि किस में लिखना है, पी एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म हम हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में रहता है, पोलर आपका आर थीटा के फॉर्म में दिखता है। ये हमारा आर और ये थीटा का फॉर्म है, आर का वैल्यू 2 है, थीटा का 2π/3 है। तो पोलर फॉर्म में दिया है, उसको हम कार्टेशियन फॉर्म में हमको लिखना है, पी का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म में। एक्स का हमें निकालना होगा वैल्यू, एक्स कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया है, आर आपका क्या है कॉस थीटा, ठीक है। एक्स निकल जाएगा, आर का वैल्यू दिया है यहाँ पर आपका 2, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2π/3। तो देखिए कॉस हमारा 120 180/3 क्या होगा 60 करेंगे, 60 × 120, कॉस 120 का मान देखिएगा कैसे निकलेगा आपका 120 क्या हो रहा है, कॉस 120 जो है 120 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा, तो इस तरह 120 को लिख सकते हैं, कॉस 120 को 180 माइनस आपका 60। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस कॉस थीटा, देखिए माइनस कॉस 60 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा हो जाएगा माइनस, तो माइनस या रहेगा कॉस 60 का वैल्यू क्या था आपका 1/2। तो कॉस 120 का वैल्यू यानी कि कॉस 2π/3 की वैल्यू -1/2 होगी। यहाँ से 2 × कॉस 2π/3 की वैल्यू -1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तरह x का वैल्यू -1 आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू आपको मिल गया है, अब हम लोग जो है y की वैल्यू निकालते हैं। तो y क्या होता है, y बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया r sin थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, ट्रिगोनोमेट्री अनुपात से देखा आपने। तो यहाँ से देखिए y = r तो दिया ही है आपका 2, यहाँ से r का वैल्यू 2 है और साइन और थीटा का वैल्यू क्या है 2π/3, ठीक है। तो इस तरह से y और 2 × साइन 120 का मान क्या होगा, साइन 120 आपका 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, 120 को साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस आपका 60। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन क्या होगा 60, साइन 60 की वैल्यू आपका √3/2। इस तरह से साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2 और ये √2 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3, तो y का वैल्यू क्या आएगा √3। इस तरह से हम देख सकते हैं कि p जो है अब उसका जो x और y होता है कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में, तो pxy हम क्या हो गया आपका x की वैल्यू क्या होगी आपका -1 और y की वैल्यू क्या होगी √3।
इस तरह से आप देखेंगे पी बिंदु ये जो है आपका पोलर फॉर्म में है और इसका हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हमने पॉइंट बता दिया। कार्टेशियन फॉर्म में -1 और √3 होगा और पोलर फॉर्म में पी का जो आपका कोऑर्डिनेट होगा 2 पाई/√3 होगा। ठीक है, तो दोनों आपका ये है, ये आपका हमारा कार्टेशियन सिस्टम में पॉइंट पी का लोकेशन और ये आपका पोलर फॉर्म में है। तो चलिए अब आपको कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कोई भी पोलर फॉर्म से आप कार्टेशियन फॉर्म इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से जैसे बनाया गया है। अब देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में लिखने के लिए यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहां से देखिए दूसरा क्वेश्चन में है कि हमारा 2, -2, ठीक है, ये हमारा क्या है कार्टेशियन फॉर्म में, ये पी पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम लोग को पोलर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन आप। ये हमें पी एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -2 है, यानी कि आपका कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स और वाई कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका पोलर फॉर्म में लिखना है, तो पी क्या होता है पोलर फॉर्म, आर कॉमा थीटा, तो आर का भी वैल्यू निकालेंगे और थीटा का भी। तो आर का वैल्यू कैसे आता है, √अंडर आपका x² प्लस y², फॉर्मूला लिखवा है बताया मैंने। तो आर इक्वल टू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू दिया है यहाँ पर 2 प्लस में आपका y के वैल्यू यहाँ पर दिया है, यहाँ प्लस तो प्लस है, y के वैल्यू -2 तो -2 ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू 2 आपका 4 -2 का भी स्क्वायर 4, तो हो जाएगा आपका इक्वल हमारा √8 को लिख सकते हैं आपका 2√2। ठीक है, और हमेशा हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव लेंगे। अब निकालेंगे इस थीटा को, देखिए थीटा कैसे निकलेगा आपका हमारा, हम पहले अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा आपका हमारा मॉड में y/x। ठीक है, यहाँ से tan अल्फा, यहाँ से y की वैल्यू क्या है आप देख सकते हो -2 और x की वैल्यू क्या है आपका 2, तो -2/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका -1। इस तरह से tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मॉड में -1 जो कि इक्वल होगा आपके 1 के, -1 का आपका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि tan अल्फा 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 यानी कि tan π/4। इस तरह से देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू क्या आएगी हमारा आपका π/4। अब देखिएगा लास्ट में आपका स्टेप, आपका हमारा एक्स वाई कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा क्या बताया गया है, थीटा क्या होगा आपका -अल्फा या 2π -अल्फा भी कर सकते हैं। तो देखिए थीटा इक्वल टू -अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है π/4 और ये माइनस है, तो अल्फा की वैल्यू π/4 लिख देंगे, तो थीटा की वैल्यू हो गई -π/4। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि x और ये जो है आपका ये लिख सकते हैं 2 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इक्वल टू -अल्फा होगा, तो इसलिए थीटा की वैल्यू -π/4 होगी। इस तरह से हमारा जो पी पॉइंट है उसका पोलर फॉर्म हो जाएगा आपका आर थीटा, तो आर की वैल्यू क्या है 2√2 और थीटा की वैल्यू -π/4। ठीक है, यानी कि थीटा हमने क्या लिया है क्लॉकवाइज, निगेटिव हो गया तो क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए आपका क्लॉकवाइज होगा तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने पोलर फॉर्म से क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कैसे हमने कार्टेशियन फॉर्म से इसको पोलर फॉर्म में बदल दिया। यहाँ पर कार्टेशियन में आपका कोऑर्डिनेट था पॉइंट पी का, यहाँ पर आपका पोलर में। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं आपको 10th का और कुछ चीज बता रहा हूँ। 10th में आपने बहुत सारे फार्मूला भी पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उन सभी फार्मूलों को मैं एक बार आपको फिर से जो है रिवीजन करा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और भी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, काफी वीडियो लंबी हो रही है तो फार्मूला आपको बता के मैं इस वीडियो को जो है आपको एंड करूंगा। देखिए फार्मूला,
जैसे जैसे आप हम लोग लेक्चर में आगे चलेंगे और भी चीज़ें आपको जो है आपको सीखने की मिलेगी। अब आपको लेक्चर में आगे जाएंगे तो 11th का भी चीज़ें आपको और सीखने को मिलेंगी। तो देखिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है 10th में उसको मैं आपको रिवाइज करा दूं। पहला फॉर्मूला आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमने एक्स वाई जो है एक्सिस लिया है। ये आपका एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ आपका वाई डैश। इसमें हमारा 2 पॉइंट है आपका P और Q। P का हमारा जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का जो ये कोऑर्डिनेट है आपका इस पॉइंट Q का x2 आपका y2। तो P से Q का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा। तो P से Q का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, PQ स्क्वायर क्या होता है हमारा, इक्वल होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ हमें निकालना है। P से Q PQ हो जाएगा आपका PQ का डिस्टेंस, वो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट अंडर, तो रूट अंडर आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा प्लस माइनस दोनों का, लेकिन हम वैल्यू प्लस लेंगे क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस होता है हमारा कभी निगेटिव नहीं होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। इसका हम लोग PQ का जो लेंथ लेंगे डिस्टेंस वो पॉजिटिव में लेंगे। तो PQ जो होगा उसका डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर से हमें मिल जाएगा। x1 y1 और x2 y2 आपको दिया रहेगा। आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिएगा अब इसी पॉइंट P का इस O से डिस्टेंस यानी ऑरिजिन से डिस्टेंस कैसे आएगा, देखिए आपका ये फर्स्ट फार्मूला हो गया और सेकेंड फार्मूला में इस पॉइंट P का डिस्टेंस जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 आपका y1 है, x और y है, और इसका कोऑर्डिनेट आपका 0 का क्या होता है, 0 0 होता है। तो ये हो गया आपको, हम लोग इसको x1 मानेंगे और y1 और इसको xy को आपको x2 और y2। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से PQ में PQ का डिस्टेंस क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1। तो x2 के प्लेस में क्या आपका x है और x1 के प्लेस में आपका 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग वैल्यू देंगे x2 और x1 का, तो x2 का वैल्यू आपका x है और x1 का 0। x2 के प्लेस में x है और x1 के प्लेस में आपका 0 देख सकते हो। तो x माइनस आपका 0 का होल स्क्वायर, साथ में y2 का जो है प्लेस में आपका यहाँ y है और y1 के प्लेस में 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो PQ जो आएगा, PQ का आपका x माइनस 0 का करेंगे तो x आएगा, x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से आपका हमारा y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो PQ होगा वो यहाँ से हमारा O से P का जो डिस्टेंस होगा आपका वो क्या होगा, रूट अंडर x स्क्वायर और y स्क्वायर होगा, यानी कि ऑरिजिन से इस P का डिस्टेंस और यहाँ से आपका ये P से Q का डिस्टेंस, P का Q का डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, इस तरह से आपने डिस्टेंस फॉर्मूला 10th में पढ़ा ये फॉर्मूला। उसके बाद आपका नंबर 3 फार्मूला जो है आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला नंबर 2 देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला में 2 ठो आपने देखा, यहाँ पर इसको A ले लेते हैं और इसको B। तो सेक्शन फार्मूला इसके बाद पढ़ा है। तो सेक्शन फार्मूला में आपने देखा क्या है कि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड AB। इस एक A का हमारा कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इस B का कोऑर्डिनेट आपका x2, y2। जनरल फॉर्म में है, यहाँ पर आपका x1 y1 के वैल्यू दिया रहेगा, x2 y2 की वैल्यू दिया रहेगा। तो इसमें आपका हमारा कोई बिंदु आपका C है या कोई लाइन C है जो कि AB को आपको m/n में क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है या डिवाइड करता है, m/n, m अनुपात n में। तो इस C पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा
एक्स वाई मान लेते हैं, तो इस एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला से मिलेगा। तो एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का मान वो क्या होगा आपका m इंटू आपका x2 प्लस n इंटू आपका x1 बाई आपका m प्लस n होगा। ठीक है, m और n का मान दिया रहेगा, x2 और x1 का मान दिया रहेगा। तो x, ये जो हमारा x वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट सी का, वो हमें मिल जाएगा। साथ में y की जो है वैल्यू, y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा यहाँ से सी पॉइंट का, n इंटू आपका y2 m इंटू आपका ये y2 साथ में आपका n इंटू आपका y1 बाई आपका m प्लस है। इस तरह से हमारा सेक्शन फार्मूला से x और y यहाँ पर हमें मिल जाएगा। और इसमें ये तो हमारा ये आपका हो गया पहला कंडीशन, पहला x और y। और इसका आप देखेंगे दूसरा क्या है फॉर्मूला, अगर सी बिंदु आपका ए बी का हमारा मिड पॉइंट हो, यानी कि सी बिंदु आपका ए बी का मध्य पॉइंट है, तब हमारा एम और एन का रेशियो क्या होगा 1:1, एम और 1:1 हो जाएगा। आपका हमारा सी अगर ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहां से हम एम और एन का मान 1 देंगे, तो क्या होगा आपका एक्स का हो जाएगा आपका, हम लिख सकते हैं दूसरा में कि व्हेन सी इज मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट थ्योरम से हम देखेंगे। स्पेशल केस है आपका सी जब ए बी का हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। तो अब इस केस में सी क्या हमारा ए बी का मध्य बिंदु नहीं, आपका 2:1, 1:2 में आपका सी बिंदु इस ए बी को इंटरनली क्या कर रहा है, आपको इंटरसेक्ट कर रहा है या डिवाइड कर रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जब सी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा या सी आपका ए बी का बीचों बीच हो जाएगा, तो क्या होगा एम और एन का मान 1 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे एम और एन का मान, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 गुना आपका x2, तो x2 हो जाएगा, प्लस में 1 गुना x1 आपका x1 हो जाएगा। तो x2 प्लस x1 बाई आपका 1 प्लस 1 आपका 2। तो x का वैल्यू आपका हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2, और y का जो वैल्यू हो जाएगा आपका y2 प्लस आपका y1 बटा में 2। यहाँ से आप m और n का वैल्यू 1 ले लेंगे। इस तरह से स्पेशल केस में आपका ये मिड पॉइंट थ्योरम है, इसमें भी आपने 10th में पढ़ा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे आपके ने क्या पढ़ा इसमें सेक्शन फार्मूला में ही। अगर ये सी बिंदु ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करे या डिवाइड करे या इंटरसेक्ट करे, तो क्या होगा आपका हमारा सेक्शन फार्मूला, यहाँ से x बराबर क्या होगा, यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा आपका। इस तरह से ये पॉइंट जो है सी, आपको ये पॉइंट कोई रेखा है ए बी को एक्सटर्नली हमारा क्या करता है, भागता है। तो m रेशियो n में आपका n रेशियो आपका n में। ठीक है, तो क्या होगा देख सकते हैं, x का मान क्या होगा, x का मान हो जाएगा m x2 माइनस n x1 बटा में m माइनस 1। ये आपका एक्सटर्नली जब हो रहा है किसी सी बिंदु आपका ए बी को एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, तब। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा m y2 माइनस n y1 बटा में m माइनस n। यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या होगा माइनस। ठीक है, तो चलिए देखिए सेक्शन फार्मूला के बाद आपने क्या आगे पढ़ा उसको। सेक्शन फार्मूला के बाद आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ा है। देखिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने क्या फार्मूला होता है। हमारा ये ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल का आपका वर्टेक्स मानते ये ए बी और ये सी। तो इस ए वर्टेक्स का जो आपका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है x कॉमा आपका y, जनरल फॉर्म में ले लेते हैं। और इस बी जो है वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट है आपका x2 कॉमा y2, और ये सी जो वर्टेक्स इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं x3 और ये y3। ठीक है, तो ये हमारा ये ट्रायंगल ए बी सी का हमारा क्या दिया है आपका कोऑर्डिनेट दिया है। तो इसका एरिया क्या होगा 10th में आपने पढ़ा, क्या होता है आपका 1/2
x1 ये ब्रैकेट अभी बाद में भरेंगे, फिर ये आपका x2 ये ब्रैकेट फिर से बाद में भरेंगे, और ये आपका x3 ये ब्रैकेट खाली है उसको बाद में। देखिए भाई अब ब्रैकेट भरते हैं, यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर आपका x वाला कोई टर्म नहीं होगा, साथ में y वाला भी कोई टर्म नहीं होगा, तो क्या बचेगा आपका y2 और y3। तो यहाँ पर होगा आपका y2 माइनस आपका y3 असेंडिंग ऑर्डर में, 2 और 3 आपका असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए आगे में x2 है, यहाँ पर भी आपका x वाला कोई टर्म नहीं होगा और y2 में वाला भी टर्म नहीं होगा, तो क्या बचेगा y3 और y1। यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे y3 माइनस आपका y1, 3 और 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए फिर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x वाला कोई टर्म नहीं होगा, साथ में आपका y3 वाला भी टर्म नहीं होगा, तो क्या बचेगा y1 और y2। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे y1 माइनस आपका y2, 1 और 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है, इस तरह से लिख देंगे। तो यही है आपका हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपका ए बी सी का आपका कोऑर्डिनेट दिया है, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू आपको दिया रहा है, इसमें पुट कर दीजिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपने देखा। उसके बाद आपने यह भी देखा है कि तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए बी सी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगी। 1/2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आपका 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो इतना वैल्यू हमारा 0 होगा, यानी कि आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी से। देन हमारा हम क्या कर सकते हैं, देन आपका ए बी और ये ए बी और सी जो पॉइंट है आर कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि आपके एक ही लाइन में तीनों पॉइंट आपका एक ही लाइन में आ जाएगा, ए बी आपका सी कोलिनियर होगा तो एक ही लाइन में आ जाएगा, एक ही लाइन में कंटेन करेगा तीनों पॉइंट। तो देखिएगा कोलिनियर में क्या होगा, कोलिनियर करने के लिए ये हमारा क्या कंडीशन है, हमारा आपका x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस आपका y1 प्लस में x3 इंटू आपका y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये आपका कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी है, ये भी आपने पढ़ा। आगे आपका हमारा सेंट्रॉइड का भी क्या होता है आपका कोऑर्डिनेट, उसको भी देखिए। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका ट्रायंगल हमारा ए बी सी हो गया, तो बी सी का मिड पॉइंट मान लेते हैं डी है, तो इस मिड पॉइंट डी से इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ए पे हम लोग एक लाइन मिलाते हैं सीधी, ये एडी क्या होगा, एडी लाइन आपका सेगमेंट ही हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। उसी तरह से आपका ये ए सी का हमारा मिड पॉइंट है आपका ई, तो इसका ई का ऑपोजिट जो है पॉइंट वर्टेक्स क्या भी है, इससे हम लोग मिला देते हैं एक लाइन, तो बी ई भी क्या होगा हमारा मीडियन होगा, और ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं आपका एफ है, एफ से हमने सी को मिला दिया उसके ऑपोजिट वर्टेक्स में, तो एफ सी भी हमारा मीडियन होगा। तो तीनों मीडियन जहां पर हमारा इंटरसेक्ट करते हैं मान लेते हैं वो जी है, इसी जी को हम लोग क्या कहते हैं आपका सेंट्रॉइड, जी का नाम है सेंट्रॉइड, ठीक है। इस जी का हमारा क्या होगा कोऑर्डिनेट, आपने पढ़ा है 10th लेवल में x1 प्लस x2 प्लस आपका x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस आपका हमारा y3/3। प्रूफ भी आपने जो है पढ़ा होगा, ठीक है। आप देख सकते हो आप डी का ये आपका ये हमारा ए का जो है कोऑर्डिनेट आपका x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट आपका x3 y3, ये सब दिया रहेगा जनरल फॉर्मूला का। तो आप डी निकाल सकते हैं, डी का कोऑर्डिनेट आप आराम से बी डी क्या है, बी सी का आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के आप डी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और ए और सी तो देख सकते हो कि ये मीडियन, ये जो सेंट्रॉइड है इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट पता है और एम और एन की वैल्यू पता है, तो आप इस जी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स और वाई, इस एक्स और वाई का सेकंड फार्मूला से निकाल सकते हैं जो किया आएगा। इस तरह से जी सेंट्रॉइड है आपका, सेंट्रॉइड क्या मैंने बताया, तो इसका भी कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा जब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यहाँ दिया रहेगा इसमें, तो हमें सेंट्रॉइड जी का भी हमें यह कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यही सारे फॉर्मूले आपने 10th लेवल में पढ़ा, मैंने आपको उसको एक बार रिवाइज करा दिया। तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको जो है
और कुछ बातें बताऊंगा, कुछ बेसिक बातें, जैसे लोकस हो गया। लोकस कितने आपके कौन कौन चीज़ आपका स्ट्रेट लाइन लोकस में आपका, उसके बाद आपको कॉनिक सेक्शन में आपका लोकस में ही आएगा। कॉनिक सेक्शन में आपका सर्कल, आपका पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब आपको बताया जाएगा धीरे धीरे, अब आपको लेक्चर बाय लेक्चर। तो ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए, बहुत सारी बेसिक बात आपको सीखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।